बाबा ब्लैक शीप, लूसी लॉकेट, लॉस्ट हर पॉकेट और हम्टी डम्टी सभी मीठे और सरल बच्चों की नर्सरी राइम की तरह लगते हैं, लेकिन क्या उनमें कुछ ऐसी बातें छुपी हैं जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं। ज्यादातर नर्सरी राइम बच्चों के मनोरंजन के लिए ही बनाई गई थी। कई नर्सरी राइम के पीछे गुप्त अर्थ होता है। ये कभी ऐतिहासिक घटनाओं या नेताओं के तिरस्कृत आचरण के बारे में व्यंग्यपूर्ण विध्वंसक लोकगीत हुआ करते थे। अगर ऐसा है तो हम उन्हें बच्चों के लिए क्यों गाते हैं? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सरी राइम्स के पीछे छुपे कुछ गुप्त अर्थों की। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। हम्टी डम्टी sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall। अगर आपने ये राइम सुनी है तो इसके पीछे की कहानी जानते हैं। हम्टी डम्टी कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि 1642 और 1651 के बीच अंग्रेजी गृह युद्ध के दौरान राजा की सेनाओं के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विशाल घेराबंदी वाली तोप थी। 1648 में कॉलचेस्टर की घेराबंदी के दौरान राजा के सैनिक हम्टी डम्टी को सेंट मैरी ऑफ द वॉल्स के चर्च टावर के शीर्ष पर खींचकर ले गए। 11 सप्ताह के लिए हम्टी दीवार पर बैठा बैठा हमलावर सांसद राउंड हेड सैनिकों पर हमला कर शहर की रक्षा करता रहा। हम्टी का महान पतन तब हुआ जब चर्च टावर को अंततः राउंड हेड सैनिकों द्वारा उड़ा दिया गया। दीवार टूटने के कारण हम्टी डम्टी नीचे गिर गया और आसपास की दलदली भूमि में दब गया। इसके बाद जल्दी सांसद सैनिकों ने राजा के सैनिकों को लड़ाई में हरा डाला, जिनका नेतृत्व चार्ल्स ल्यूकस और सर जॉर्ज लिस्ले कर रहे थे। इसी कहानी पर आधारित लोकगीत, दंत कथाएं और बाल गीत प्रचलित हुए। फैक्ट 2। बाबा ब्लैक शीप हैव एनी वूल, यस सर 3 बैग्स फुल। आश्चर्य की बात नहीं है कि ये राइम भेड़ों के बारे में और अंग्रेजी अर्थव्यवस्था में भेड़ों के महत्व के बारे में लिखी गई थी। 16वीं शताब्दी के अंत तक इस कविता की अंतिम पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी, एंड नन फॉर द लिटिल बॉय हु क्राइज डाउन द लेन, जिसे बाद में बदलकर बना दिया गया एंड वन फॉर द लिटिल बॉय हु लिव्स डाउन द लेन। इस गीत को खुशनुमा बनाने के लिए और बच्चों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इसे इस रूप में बदला गया। मध्ययुगीन इंग्लैंड में ऊन का व्यापार बड़ा व्यवसाय था। इस व्यापार की बहुत भारी मांग थी, मुख्य रूप से कपड़े का उत्पादन करने के लिए। किसानों से लेकर बड़े जमींदार जिनके पास जमीनें थी भेड़ पालते थे। लॉर्ड्स, मथाडीशों, बिशप्स और अंग्रेजी जमींदारों की संपन्नता का आधार उस जमाने में उनके पास रही भेड़ों की संख्या को माना जाता था। किसी के पास तो 8000 से भी ज्यादा जानवरों के झुंड थे। इस व्यापार को दर्जनों चरवाहों के द्वारा संचालित किया जाता था, जो दिन रात इसी काम में लगे रहते थे। सन 1272 में क्रूसेड से लौटने के बाद एडवर्ड फर्स्ट ने अपने सैन्य उपक्रमों के भुगतान के लिए ऊन के व्यापार पर नए कर लगाए। ऐसा माना जाता है कि इसी ऊन के कर पर इस गीत की रचना की गई। बेची गई प्रत्येक बोरी या बोरी की कीमत का 1/3 हिस्सा राजा के लिए था, 1/3 हिस्सा मठों या चर्च के लिए था, और वो गरीब चरवाहा जिसने भेड़ बकरियों की देखभाल की और उनकी रक्षा की, उसे कुछ भी नहीं दिया जाता था। इस गीत को बाल गीत के रूप में बदलने के लिए बाद में इसकी आखिरी लाइन को चेंज किया गया। आज इसकी आखिरी लाइन में 1/3 हिस्सा चरवाहे को दिया जाता है। फैक्ट 3। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन माई फेयर लेडी। अलग अलग लोग आपको इस गीत के बारे में अलग अलग कहानियां सुनाएंगे। इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। इस आधार पर लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन सन 1014 में वाइकिंग हमले या पुराने पुल के टूट के गिरने के बारे में हो सकता है। कई स्रोत इस कविता को विशेष रूप से सन 1000 के दशक की शुरुआत में नॉर्वे के ओल्फ द्वितीय के हाथों लंदन ब्रिज के कथित विनाश के साथ जोड़ते हैं। कथित इसलिए क्योंकि इतिहासकार ये नहीं मानते कि हमला कभी हुआ भी था। दुनिया भर में इस गाने की लोकप्रियता की वजह से इस बात को माना जाता है कि इस गाने को वाइकिंग्स अपने साथ लाए थे। वे जहां जहां जाते थे वहां इस धुन को अपने साथ ले गए। हालांकि इस स्पष्टीकरण के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। ये काफी हद तक पुरानी नॉर्स कविता सैमुअल लैंग के 19वीं सदी के अनुवाद पर टिका है। यह कविता लंदन ब्रिज की नकल सी लगती है। इसका अनुवाद इस प्रकार है, लंदन ब्रिज इज ब्रोकन डाउन, गोल्ड इज वन एंड ब्राइट रिनाउंड। बहुत संभावना है कि अनुवाद वास्तव में जानबूझकर पहले से ही प्रसिद्ध कविता की नकल कर रहा था, लेकिन वर्षों बाद एक अधिक सटीक अनुवाद ने इस बात को नकार दिया। फैक्ट 5। Mary, Mary, quite contrary, how does your garden grow? With silver bells and conch shells and pretty maids all in row. Contrary नाम की एक कविता इंग्लैंड की एक बहुत ही क्रूर महारानी मैरी के ऊपर लिखी गई थी। दरअसल इसका बागवानी से कोई लेना देना नहीं है। रानी मैरी एक, जिसे ब्लड मैरी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इंग्लैंड पर 1553 से लेकर 1558 तक शासन किया। रानी जो खुद एक कट्टर कैथोलिक थी, इसने अपने शासन के दौरान हजारों प्रोटेस्टेंट्स को मरवा डाला। बच्चों की राइम्स में सिल्वर बेल्स और कॉक शेल्स को बागवानी के उपकरण के रूप में बताया गया है। वास्तव में ये यातना देने वाले उपकरण हैं, न कि बगीचे का सामान। फैक्ट 6। 3 blind mice, see how they run कविता भी ब्लडी मैरी से जुड़ी हुई है। बच्चों में प्रचलित इस कविता के पीछे भी एक दुखद कहानी है। 3 blind mice ब्लडी मैरी के शासन काल की एक और बहुत क्रूर घटना है। इस कविता में जिन चूहों की बात की गई वो असल में 3 प्रोटेस्टेंट बिशपों का एक समूह माना जाता है, ह्यूज लैटिमर, निकोलस रैडली और द आर्च बिशप ऑफ कैनबरी थॉमस कैनमर। इन तीनों ने रानी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का एक असफल प्रयास किया था, और इस प्रयास को करने की साजिश रचने के लिए रानी ने इन तीनों को जिंदा जलवा दिया था। इस कविता में इन्हें 3 अंधे चूहे यानी 3 ब्लाइंड माइस कहा गया है। आलोचकों का सुझाव है कि शीर्षक में अंधापन उनके धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है। फैक्ट 7। एनी मीनी माइनी मो, कैच द टाइगर बाय इट्स टो।
इन पंक्तियों के बारे में विशेष रूप से कुछ भी भड़काऊ नहीं है। इस धुन पर दुनिया भर में कई सारे संस्करण बन गए। इनमें से ज्यादातर संस्करण साफ सुथरे और दोष मुक्त थे, पर 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में एक संस्करण प्रचलित हुआ। ये संस्करण बहुत ही नस्लवादी था, जिसमें आज की तरह बाघ को नहीं पकड़ा जाता था, बल्कि एक नस्लवादी गाली दी जाती थी। इस समय अफ्रीकी मूल के लोगों के संग काफी भेदभाव किया जाता था, लेकिन अब उस संस्करण का उपयोग प्रचलन में नहीं रहा है। इस गीत की लाइनों को तो बदल दिया गया है, पर अफ्रीकी मूल के लोगों के बीच में इस कविता का संदर्भ आज भी आपत्तिजनक माना जाता है। 2004 में साउथ वेस्ट एयरलाइंस की एक एयर होस्टेस ने मजाक में यात्रियों से टेक ऑफ के समय कहा था, इनी मीनी माइनी मो, प्लीज सिट डाउन, इट्स टाइम टू गो। इस फ्लाइट में जा रहे 2 अश्वेत यात्रियों ने उनको जानबूझकर भड़काने और उनकी भावनाओं की उपेक्षा करने के लिए एयरलाइंस पर मुकदमा दायर कर दिया। फैक्ट 8 रिंग अराउंड द रोजी पॉकेट फुल ऑफ पोजीज। ये देखते हुए कि आजकल की कुछ क्लासिक राइम्स 2 शताब्दियों से भी अधिक पुरानी हैं, अक्सर उनकी उत्पत्ति के आसपास कई सिद्धांत होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सी बात सही है, इस बात का कोई बहुत ही सही प्रमाण नहीं होता। लेकिन सभी कथित नर्सरी राइम्स की बैक स्टोरी में रिंग अराउंड द रोजी शायद सबसे बदनाम है। हालांकि इसके बोल और यहाँ तक कि इसका शीर्षक भी पिछले कुछ वर्षों में कुछ बदलावों से गुजरा है। इनमें से सबसे लोकप्रिय विवाद यह है कि ये गीत लंदन में 1965 में आए प्लेग के बारे में लिखा गया है। इस महामारी के दौरान पीड़ितों के शरीर पर छोटे छोटे दाने हो गए थे। इन्हीं दानों को रोजी कहा गया है। इन दानों से भारी दुर्गंध आती थी, जिस दुर्गंध से बचने के लिए रोगी अपनी जेबों को फूलों से भर लेते थे। प्लेग ने देश की 15% आबादी को मार डाला था। इसी बात को कविता की अंतिम पंक्ति में कहा गया है, एशेस एशेस वी ऑल फॉल डाउन, यानी हम सब राख बनकर नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।